तो यार देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्क एनर्जी पावर। अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या किया था, जल्दी बताओ। लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या क्या चीजें कर ली थी। तो न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन रख सकते बिल्कुल। थे। मतलब हमें कोई भी एक सिचुएशन गिवन थी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, और हमने क्या किया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ फोर्स वाले मेथड से। कि हमने उस पे फोर्सेस मार्क कर दिए थे। हमने देखा कि ये फोर्सेस फिर कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट पे है तो हमने फिर उसको जीरो कर दिया था, नेट फोर्स को। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसको हमने एम से इक्वेट कर दिया था। तो मतलब हमने फोर्स वाले मेथड से अभी चीजों को सॉल्व करना सीखा। लेकिन यार याद रखो, फोर्स वाला मेथड है ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसमें डायरेक्शन भी लेनी है और साथ के साथ मैग्नीट्यूड भी देखना है। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं चीजों को सॉल्व करेंगे एक दूसरे अप्रोच से। और वो अप्रोच है हमारा वर्क एनर्जी पावर वाला। अब वर्क एनर्जी पावर हमें ज्यादा सिंप्लीफाइड चीजें क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं, वर्क एनर्जी और पावर, ये किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर या फिर वेक्टर्स? स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो यार ये एक स्केलर क्वांटिटीज है ना, तो इसलिए इनके साथ डील करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू फोर्स वाले मेथड से। चीजें समझ में आई? यस सर। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वर्क, फिर एनर्जी और फिर पावर। तो आज स्टार्ट करते हैं पूरा डिस्कस करना अबाउट वर्क। तो भैया आ जाओ, लिख लो हेडिंग वर्क डन। तो सबसे पहले तो आप लोग यही बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर वर्क? वर्क किसको कहेंगे? So the force applied on a The body force due to displaces the body displacement. from its position. ओए होए होए, क्या बात है, कतई रटने वाली। फिर से आर्यन जरा रिपीट कर दो। The force applied on a body displaces the body from its position. चलो डन। तो यार सीधी सीधी अगर हम बात कहें, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इट्स, या डेफिनेशन होती है, इट्स अ बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आप सबको स्केलर प्रोडक्ट यूज करना आता है, सॉल्व करना आता है? यस सर। भाई आप सबको रिकॉल करा देता हूं अगर आपको ना पता हो। हम वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम वेक्टर्स को कौन से दो दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यार थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाओ, सब शांत क्यों हो गए? रिपीट कर रहा हूं। अगर The हम दो scalar वेक्टर्स, product and vector product. बिल्कुल, हम वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। और ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा होता है विच इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, और या फिर उसको कहेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आपको दोनों के फॉर्मूले पता हैं कि क्या फॉर्मूले होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एंड स्केलर प्रोडक्ट के? यस सर। बताओ क्या क्या फॉर्मूले हैं। स्केलर का होता है ए डॉट बी कोस थीटा। वेरी गुड। अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मतलब हमारे स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा यूज होना चाहिए। वेरस अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, तो हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो जब भी कॉस थीटा आ रहा है, समझ जाना हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। साइन थीटा आ जाए तो समझ जाना हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्वेश्चन ने यही कहा है, स्टेटमेंट ने यही कहा है कि हमारा वर्क डन क्या होता है। हमारा वर्क डन होता है कि भैया इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकता हूं? वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। क्या इतनी चीज क्लियर है? Yes. अब याद रखना, ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब हमारे पास जो फोर्स गिवन होगा वो एक कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। वो फोर्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करनी चाहिए किसी भी फैक्टर पे। जब भी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होगा, हम इसको लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। अब यार देखो, इस एफ एस कॉस थीटा को भी हम क्या करते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो मैं इस एफ एस कॉस थीटा को क्या एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख सकता हूं। दोनों फॉर्मूले सेम है या कोई डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में? नो सर।
दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, लेकिन बस चीजों को समझने का थोड़ा सा डिफरेंस है। एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या है कि यार हमारे पास फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें हमेशा दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके आना है। तो हमारे पास चॉइस है वेक्टर क्वांटिटीज को स्प्लिट करने की। जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या किया था, हमने बहुत सारे फोर्सेस को स्प्लिट किया था दो पार्ट्स में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो इधर भी हमें यही करना पड़ेगा। इधर या तो हम फोर्स को स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, या हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को भी स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं एस कॉस थीटा लिख रहा हूं, तो मतलब इधर मैंने किसको स्प्लिट किया है, फोर्स को या डिस्प्लेसमेंट को? यार कोई नहीं बोल रहा है, जल्दी बताओ। अगर मैं एफ इंटू एस कॉस थीटा लिख रहा हूं, तो मतलब इधर मैंने किसको स्प्लिट किया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो फोर्स अप्लाइड इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, सॉरी कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या ये वाली स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख रहा हूं, तो मतलब इसका होगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेक कर लो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं। यस सर। डन, यहां तक नोट डाउन कर लो, हो जाए बता दो। Done, sir. डन, चलो। सर तो अब अब पहले तो क्या करते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं कि यार ये सब चीजें हमने क्या लिख डाली, इन चीजों को समझते हैं। यार जैसे कि अभी आर्यन ने बताया था वर्क डन की, उसने बहुत सही डेफिनेशन बताई। तो मैं वर्क डन की आपको डेफिनेशन बताता हूँ, क्या डेफिनेशन है। वर्क डन का सीधा सीधा लॉजिक है, अगर हम फॉर्मूले से भी देखें, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। मतलब सबसे पहले तो मेरे को कोई ना कोई एक फोर्स चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा हो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट मेरा कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होना चाहिए, मूव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसी चीज को अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यार सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यार ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख डाला। इस ऑब्जेक्ट पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। ये मैंने फोर्स लगाया, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितना मूव कर गया, ये मूव कर गया सम डिस्प्लेसमेंट एस। तो देखो इधर हमें साफ दिख रहा है कि क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स तो किसी एक एंगल पे जा रहा है, वेरस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरे को अल्टीमेटली क्या करना है, मेरे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो फोर्स को स्प्लिट करूंगा या तो डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट करूंगा। तो चाहे तो तुम फोर्स को स्प्लिट कर लो। अगर मैं फोर्स को स्प्लिट करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो मेरे को कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस थीटा वाला या साइन थीटा वाला? Of course, theta. एफ कॉस थीटा लेना है। तो मुझे देखो एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट अब सेम डायरेक्शन में आ गए। तो इसलिए हम डायरेक्टली अब वर्क डन को लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस। वेरएज आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो। भाई मैंने कहा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और मेरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा है, ये उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो मुझे दिख रहा है कि यार अभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन अब की बार मैं फोर्स को स्प्लिट नहीं करना चाहता। तो मैं किसको स्प्लिट करूंगा अब की बार, अब की बार मैं डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट करूंगा। तो एक कंपोनेंट आएगा ऊपर और एक कंपोनेंट आएगा नीचे परपेंडिकुलरली। अब ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये एंगल थीटा ही बनेगा। तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा और ये नीचे हो जाएगा एस साइन थीटा। तो अब की बार कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस थीटा वाला या साइन थीटा वाला? तो अब की बार हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम करनी थी, तो हम एस साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे। तो अब की बार हम लिख देंगे एफ इंटू एस कॉस थीटा।
चेक कर लो यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. बढ़िया। आगे की चीज सुनो यार, मुझे ये साफ दिख रहा है कि हमारा जो वर्क डन है वो कहीं ना कहीं कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो याद रखो हमारे पास तीन टाइप के वर्क डन आ सकते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के वर्क डन आ सकते हैं? एक वर्क डन आ सकता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव, मेरे को बताओ कॉस की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है? सर जब थीटा 0 होता है। जब भी हमारा एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तब तब हमारे कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो जब भी हमारे वैल्यू कॉस की पॉजिटिव आएगी तो इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो भी कैसा आएगा? वो भी पॉजिटिव आएगा। वेयर एज अगर मैं आपको बोलूं दूसरा वर्क डन है नेगेटिव, तो आप मेरे को बता सकते हो कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? जब 90 से बड़ा। वेरी गुड। भैया नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो इतना तो पता ही होगा कि जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है हमारे कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इस केस में हमारा जो भी वर्क डन होगा वो भी नेगेटिव आएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अगर सपोज मेरा ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और कॉस 180 डिग्री कितना होता है? कॉस -1 180 डिग्री -1 होता है। तो इस केस में हमारा वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो याद रखना वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes, यस sir. सर। बढ़िया। अब इसी बेसिस पे हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप के वर्क डन पे जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज जीरो वर्क डन। तो आप मेरे को बताओ जीरो वर्क डन कब कब हो सकता है? सर जब थीटा 90 डिग्री होता है। वेरी गुड। जब भी एंगल परपेंडिकुलर। भैया हमारा थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा जीरो। तो इस केस में वर्क डन जीरो आएगा। वेरस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती सर है? जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। वेरी गुड प्रफुल, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए तो भी वर्क डन जीरो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो भी आपका वर्क डन जीरो होगा। या तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपके फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए हैं, आपने फोर्स कुछ एक्सर्ट ही नहीं किया। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हाथ पे रख के छोड़ दूं, नीचे लग रहा होगा वेट, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, दोनों इक्वल होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो नेट वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा। क्या चीजें क्लियर है? Yes, sir. अब इसके एग्जाम्पल समझो यार। ये हमने अपने इसमें भी किया है लॉज ऑफ मोशन में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको एक नेसेसरी फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। वो नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है कि वो हमेशा रेडियस से लगेगा और सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रेडियस की तरफ से लग रहा है, सेंटर के तरफ लग रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होता है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में लगती है। तो अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना आएगा, तो वो 90. हमेशा एंगल 90 डिग्री आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो? क्या ये Yes, एग्जांपल sir. क्लियर है? Yes, sir. गुड। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल समझो। मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना आता है? भाई वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना आता है? कंस्टेंट रिलेशन में पढ़ाया था मैंने। यार हमने पढ़ा सर था लॉज जीरो। ऑफ, हाँ अब अरे भाई अब आया ना आंसर। यार टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों के दोनों इंटरनल फोर्सेस थे तो इसलिए नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड नेट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमारा जीरो था। तो जिसमें एग्जांपल यूजुअली अब आपका क्या आएगा? यूजुअली इसमें एग्जांपल अब आपका पेंडुलम वाला आएगा। पेंडुलम वाला कैसे आएगा? क्वेश्चन बोलेगा कि भैया ये हमने एक पेंडुलम लिया और इस पेंडुलम को हम करा रहे हैं ऑसिलेट। तो अगर हम पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे हैं तो बेसिकली हम इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं।
क्योंकि पेंडुलम का ऑसिलेशन बेसिकली एक सर्कुलर आर्क ही होता है। तो अगर मैं इसमें मार्क करूं टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट होगी हमेशा टेंजेंशियल। तो इस केस में भी टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री। 90. तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन केस ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। याद रखा, लेकिन सिर्फ टेंशन फोर्स की वजह से। अगर मैं ग्रेविटी की वजह से पूछूंगा तो वो 0 नहीं आएगा, और वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. तो यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट डाउन हो जाए बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया प्रकोल नोट डाउन? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर क्या बात है, आज तो स्पीड में भी है। फिर चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, वर्क डन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द वर्क डन। सबसे पहला पॉइंट कि भाई सपोज हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे सेवरल फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। व्हेन several forces acts on an object, work done by a force, ये सब साथ के साथ लिखते जाओ। work done by a force is independent of the other forces। पहले आप सारे पॉइंट लिख लो, फिर आपको एक एक करके मैं समझा दूंगा। when several forces acts, work done by a force is independent of the other forces। दूसरा पॉइंट, work done by a force is independent of type of motion। फिर से पहली दो स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। मैंने पहली स्टेटमेंट लिख ली कि when several force acts on an object, work done by a force is independent of the other forces। दूसरा, work done by a force is independent of the type of motion। थर्ड, work is always defined for an interval or displacement। मतलब ये इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं होता। देर इज नो थिंग एज इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क कभी कुछ नहीं होता। पहले बस यहां तक चेक करो क्या आपने ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए हैं, फिर एक एक करके इनको मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। Done, sir. Done, sir. डन। चलो भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, फुर्ती में चल रहे हैं। तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। भाई सपोज मैंने क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इस पे मैं बहुत सारे फोर्सेस मार्क कर रहा हूं। ऐसा करते हैं, इस पे 4 फोर्सेस मार्क कर लेते हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि इस पे सबसे पहले तो नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे सपोज मैंने एक फोर्स लगाया इसको मूव कराने के लिए, अप्लाइड फोर्स, और एक मैंने पीछे लगा दिया सपोज इस पे फ्रिक्शन फोर्स। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट मेरा राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ट्रैवल्ड ये एस। तो मेरे को क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? क्वेश्चन ने मेरे को कैलकुलेट करने के लिए बोला, भैया बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, what is the work done by the normal force, what is the work done by the gravitational force, and what is the work done by the frictional force। तो बताओ इन सब की वैल्यू में क्या क्या लिखूं? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब आप वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स देख रहे हो, पहला पॉइंट देखो, जब हमारे ऑब्जेक्ट पे सेवरल फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, और मैं वर्क डन बाय एक फोर्स के कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो क्या मेरे को बाकी फोर्स देखने हैं? नहीं, मेरे को बाकी कोई फोर्स नहीं देखना। तो अगर मैं इधर आपसे पूछूं भाई वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना होगा, तो भले ही इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, वेट लग रहा हो या फ्रिक्शन लग रहा हो, हमें इन सबको कुछ नहीं देखना। हम सिर्फ अप्लाइड फोर्स देखेंगे, हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और इनके बीच का एंगल देखेंगे। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 90 degree. अप्लाइड फोर्स इधर है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 2 degree. 0 डिग्री एंगल हो गया। याद रखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। सिमिलरली जब मैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करूंगा, तो मैं फिर बाकी 3 फोर्सेस को नहीं देखूंगा। मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल फोर्स लूंगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लूंगा,
अब मेरे को बताओ नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? सर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, जो कि आ जाएगा 0। सेम चीज वेट के साथ कर दो। जब मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करूंगा तो सिर्फ वेट देखूंगा, डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, इनके बीच में एंगल देखूंगा। जब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछूं तो मैं सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स देखूंगा, डिस्प्लेसमेंट देखूंगा और इनके बीच का एंगल देखूंगा। मेरे को बताना फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 180. 180 डिग्री। गुड। क्या आपको पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट भैया, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था कि हमारा जो वर्क डन है किसी भी फोर्स की वजह से वो टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल, यार मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, सपोज F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और मैंने इसको इसी साइड मूव भी करा दिया, सपोज 2 मीटर्स। मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स। कैलकुलेट करके बताओ कितना लिखूं मैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू इनके बीच का एंगल। तो फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2, इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा? हमारे 20 पास वर्क डन 20 0 जूल। जूल्स आएगा, 20 जूल्स आएगा। तो मेरे को बताओ क्या मैंने इसमें एक्सीलरेशन का कोई भी यूज किया? नो सर। No, sir. कोई यूज नहीं किया। अगर सपोज मैं एक्सीलरेशन की जगह ये कह देता कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या मेरा वर्क डन सेम आता या अलग आता? The तो भी same. मेरा वर्क डन सेम आता। तो मैंने देखा कि भैया जो मेरा वर्क डन है वो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि मेरा जो एक्सीलरेशन है वो मतलब जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड है या यूनिफॉर्म मोशन है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। बस हमें फोर्स देखना है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है और उनके बीच का एंगल देखना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस Yes, सर। sir. डन। अब लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि भैया वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस डिफाइन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने कहा कि ये सेम क्वेश्चन ले लो। सपोज मैंने कहा कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया कुछ भी, सपोज 10 न्यूटन, इसको मैंने डिस्प्लेस कराया, कितना डिस्प्लेस कराया, सपोज 2 मीटर्स। और मैं कह रहा हूं कि ये जो टाइम लिया इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस करने के लिए, टोटल टाइम, वो सपोज टोटल टाइम इसने ले लिया 5 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन एट थर्ड सेकेंड। तो क्या मैं वर्क डन एट थर्ड सेकेंड कैलकुलेट कर सकता हूं? तो याद रखो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द टाइम 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि थर्ड सेकेंड और 3 सेकेंड्स में क्या डिफरेंस है? एक टोटल कंप्लीट हो गए 3 सेकंड और एक थर्ड वेरी सेकंड गुड, कंटिन्यूस। वेरी गुड। तो वर्क डन एट थर्ड सेकंड का मतलब है कि सिर्फ थर्ड वाले सेकंड पे मेरे को फाइंड करना है कितना वर्क डन होगा, उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। वेरस नीचे वाले में मैंने 3 सेकेंड्स लिखा है। 3 सेकेंड्स का मतलब है 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3। तो एक ये पूरा इंटरवल हो गया। तो इस पूरे इंटरवल के लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब चेक कर लो आपको पहले 3 पॉइंट्स क्लियर हैं, तो फिर हम आगे बढ़े। क्लियर। चलो Yes. बढ़िया, नोट डाउन भी हो गया है। यस सर। यस सर। डन। सार्थक, यशवीर चेक करके बताओ। यस सर। यस सर। डन। हेमंत, चलो भाई लेट्स प्रोसीड। डन डन डन। हेमंत तुम्हारा एक तो वो जो जूम लिखा आता है ना वो HC लिखा आता है, तो मेरा सीधा ऐसा लगता है HC वर्मा मिल गया भैया हमें तो। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझो। यार सब हमें जो हो सकता है ना क्वेश्चन वो गिवन होगा वेक्टर फॉर्म में, तो मैं अब यही वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्या मैं सीधा सीधा ऐसा लिखूं कि सपोज मेरे को फोर्स की कोई वैल्यू गिवन है x डायरेक्शन में, मेरे को फोर्स की कोई वैल्यू गिवन है y डायरेक्शन में, और मेरे को फोर्स की कोई वैल्यू गिवन है z डायरेक्शन में। सिमिलरली मेरे को डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू गिवन है x डायरेक्शन में,
डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू गिवन है y डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू गिवन है z डायरेक्शन में, तो मेरे को बताओ वर्क डन का फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। 1 कैसे आ गया? पहले आप सबसे पहले मेरे को ये चीज क्लियर करो, क्या आपको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है या भूल चुके हो? यस सर। आता है। तो अगर आपको नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो सर मैं एक ज्यादा बार डिटेल बता दो। एक बार बता दूं, चलो ठीक है, ये बात अच्छी करी। मेरे को बताओ वर्क डन हमें मिलता है स्केलर प्रोडक्ट से, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है प्रकुल? सर कोस। कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। मेरा आई कैप कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है, जे कैप कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है और के कैप कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है? सर IXJYKZ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो प्रकुल अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आई क्रॉस आई लिख रहा हूं, तो बताओ मेरे को आई डॉट आई, अगर मैं आई डॉट आई लिख रहा हूं तो मेरे को बताओ आई डॉट आई के बीच में कितना एंगल हो गया? 180। भाई आई डॉट 0 आई के 0 बीच, 0 वेरी गुड प्रकुल, 0। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो आप 1 आई डॉट आई को किससे रिप्लेस कर दोगे? 1 1। से। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं आई डॉट जे, तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया? सर 90। और 90 की वैल्यू कितनी? 0। 0 सिमिलरली भैया अगर मैं आई डॉट के लिख दूं तो कितना एंगल हो गया इनके बीच में? 90। अभी भी 180. आंसर कितना? 0। क्या मैं यही सेम चीज जे डॉट जे के लिए लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। क्या और यही सेम चीज के डॉट के लिए लिख सकता हूं? यस सर। चलो देखो अब, यार या होगा क्या भैया, सीधी सीधी बात है, हमारा जनरल मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना है। ये मेरा जो एफ एक्स आई है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा वाई वाले से, और ये मल्टीप्लाई होगा जेड वाले से भी। तो जब मेरा आई जे से मल्टीप्लाई होगा तो मैं उसका आंसर कितना लिखूंगा? 0। जब मेरा आई के से मल्टीप्लाई होगा तो मैं उसका आंसर कितना लिखूंगा? 0। लेकिन जब मेरा आई आई से मल्टीप्लाई होगा तो मैं उसका आंसर कितना लिखूंगा? 1 1। तो भाई सीधा सीधा लॉजिक हमारा क्या कहता है स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का, कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप हमेशा आई को बस आई से ही मल्टीप्लाई करोगे, आप y को हमेशा y से ही मल्टीप्लाई करोगे, और आप z को हमेशा सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करोगे? Z z से ही मल्टीप्लाई करोगे बस। तो जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा एफ एस एस एक्स, आई इंटू आई 1 में कन्वर्ट हो गया, प्लस एफ वाई एस वाई, जे इंटू जे किस में कन्वर्ट हो गया? 1 में। और सिमिलरली लास्ट क्या हो जाएगा? एफ जेड एस जेड। चेक करो क्या ये चीज इक्वेशन पूरी समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. बाकी टेंशन मत लो, अभी तो एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बस आप भावनाओं को चेक करो, भावनाएं समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सर आ गई। आ गई भावनाएं समझ में? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। चलो, तो आपको एक एग्जांपल से ये चीजें लेके चलते हैं, तभी चीजें क्लियर होंगी। भैया मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, भाई मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इतना फोर्स लगाया मैंने उसके ऊपर। मैंने ऑब्जेक्ट को मूव कराया, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन R1 मेरे को गिवन है, कितनी गिवन है? ले लो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। मैंने ऑब्जेक्ट को इस इनिशियल पोजीशन से मूव कराया फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन मेरे को कितनी गिवन है? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। बस ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। पहले चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, तो मैं समझाना स्टार्ट करूं। सर आ गया. आ गया स्नेहा? चलो गुड। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई सबसे पहले तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट? सर वेलोसिटी ओवर टाइम। और अगर वेलोसिटी ना गिवन हो तो? पोजीशंस गिवन है, पोजीशन सर की हेल्प से R2 - R1।
वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, याद रखना ये चीज। तो भाई इधर मेरे को फाइनल पोजीशन गिवन है R2, इनिशियल पोजीशन है गिवन R1, तो मैं R2 माइनस R1 करूंगा। अब इसमें भी याद रखना हमेशा I को I के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, J को J के साथ ही, K को K के साथ ही। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 माइनस 4 आई कैप। फिर सिमिलरली J के लिए क्या लिखूं मैं, -3 माइनस 5 J कैप। और K के लिए क्या लिखूं मैं, 8 - 6 तो मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, पहले तो ये कैलकुलेट करके बताओ। तो ये आ जाएगा -2 आई कैप -8 J कैप और +2 K कैप। सब लोग चेक करें डिस्प्लेसमेंट तक सारी कहानी क्लियर है। Yes, सर 2 yes. कॉमन ले सकते हैं बाहर। हाँ आपकी मर्जी है, वो तो कॉमन वगैरह जो भी करना है आपको वो कर सकते हो आप, बिल्कुल। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स पहले से ही गिवन है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। तो भैया मेरे को फोर्स पहले से ही गिवन था 1 आई कैप -2 J कैप +3 K कैप। मैंने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल गया। अभी पीछे से वैल्यू चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आया। डिस्प्लेसमेंट आया था -2 आई कैप -8 J कैप और +2 K कैप। ओके, मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैंने आपको बताया आई को बस आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो मेरे को बताओ मैंने जब सर 1 20 इंटू, जूल। बिल्कुल प्रकुल, 1 इंटू -2 किया तो कितना आएगा, -2। -2 -2 -8 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 16 3 इंटू 2 किया तो कितना आएगा। +6 तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 22। यार एक तो ध्यान देना कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्शन लिखना शुरू कर देते हैं 2 आई कैप 16 J कैप। ये गलती मत करना, हमारे पास वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में डायरेक्शंस नहीं आती, सिर्फ वैल्यू आती है। हमने I इंटू आई को 1 से रिप्लेस कर दिया है, J इंटू जे को 1 से रिप्लेस कर दिया है, K इंटू के को 1 से रिप्लेस कर दिया है। तो सब लोग चेक करो क्या ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल रापचिक तरीके से क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो भैया इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना। Sir, हो गया. हो गया, क्या बात है। जागृति मैडम आपका हो गया, Yes, sir. चलो फिर बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस पे हमने बहुत सारे फोर्सेस लगाए हैं। कितने कितने फोर्सेस लगाए हैं, 2 आई कैप -3 J कैप +2 K कैप। फिर मैंने एक दूसरा फोर्स लगाया इसके ऊपर, दूसरा फोर्स मेरे को गिवन है आई कैप +J कैप -K कैप। मैंने फिर इस पे तीसरा फोर्स लगाया, एक और फोर्स है मतलब 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तीसरा फोर्स मेरे को गिवन है 3 आई कैप +J कैप -2 K कैप। मैं इस पार्टिकल को मूव करा रहा हूं, कहां से मूव करा रहा हूं, मेरे को पोजीशंस गिवन है, R1 की मेरे को पोजीशन गिवन है 1, -1, 2 से लेकर R2 तक। मेरे को R2 की वैल्यू गिवन है -1, -1, 3 से लेकर फाइनल पोजीशन मेरे को गिवन है 2, 2, 0। सब लोग चेक करो सबको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। यस सर। तो भैया 3 फोर्सेस दे दिए हैं और 3 पोजीशंस दे दी हैं, तो चेक करो कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी नेट, मतलब कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी नेट फोर्स। तो सबसे पहला काम, थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूं। सबसे पहला काम मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। सर R3 - R1 + R2। तो प्रकुल याद रखो इस केस में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब सीधी बात, मेरे को ये चेक करना है कहां से शुरू किया और कहां पे खत्म किया। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने बीच में कहां पे स्टॉप लिया। तो इधर फाइनल पोजीशन क्या है, R3 - R1. इनिशियल पोजीशन क्या है, R1। R1। तो इसमें R2 का कोई रोल नहीं है, बीच में आपने कहां स्टॉप लिया इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे खुद से।
उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे नेट फोर्स। तो यार फोर्स आपको ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है कि आप सारे फोर्सेस को ऐड कर दोगे। और ऐड करने का मतलब है सारी आई को आई के साथ ही ऐड करना है, जे को जे के साथ ही, के को के साथ ही। तो आप नेट फोर्स निकालो, आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मेरे को बताओ नेट वर्क डन कितना आ रहा है। क्या मेरा जो भी स्टेप मैंने बताया वो समझ में आए? Yes, sir. चलो, तो टेक योर टाइम, सर सॉल्व दिस इसमें क्वेश्चन। पोजीशन हाँ बोलो। पोजीशन की डायरेक्शन नहीं है कोई भी? डायरेक्शन है प्रफुल यार। हमारा ये 1 - 1 और 2 का मतलब क्या है कि ये x होता है, ये y होता है, और ये क्या होता है z। तो सपोज मैं r1 को लिखूं, तो r1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 i कैप -1 j कैप +2 k कैप। क्या प्रकुल समझ में आ गया? यस सर। सिमिलरली r3 को क्या लिखोगे बताओ जरा। सर 2 i कैप 2 j कैप 0 k कैप। वेरी गुड, बीच में प्लस प्लस साइन आ रहा है क्योंकि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव में गिवन है। सर 4 जूल। 4 जूल्स आ रहा है, सब लोग चेक कर रहे हो भैया? मेरे को तो नहीं लग रहा 4 जूल्स आ रहा है, बाकी वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि ये मैंने ऐसी रैंडम वैल्यूज दी हैं, तो चेक करेंगे। भाई सब लोग जिन जिनका कैलकुलेट हो जाए वो अपना आंसर मैसेज में लिख के भेज दो, चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, और फिर देखते हैं किसके कितने आंसर्स मैच कर रहे हैं। गुड, प्रकुल का आंसर आया, रिया का आंसर आया। तो 1 रि... जूल। ठीक है भाई, जो भी आंसर लिख के भेज दो। ठीक है, आपका भी आ गया भाई। अभी सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया है, मेरे को मैक्सिमम बच्चों का आंसर चाहिए। सर तीनों की वैल्यू सेम है या डिफरेंट आई? तीनों की वैल्यू डिफरेंट आई है। चलो अब आंसर्स मैच करने लग गए हैं। अंशिता का, स्नेहा का और रिया का, इन तीनों का आंसर सेम है। और बाकी एरी तुम्हारा आंसर बिल्कुल अलग, प्रकुल तुम्हारा आंसर बिल्कुल अलग है। बाकी जरूरी नहीं है कि गलत हो। सर इनका कितना है? भैया इनका आंसर है 5 जूल्स, एरी ने आंसर दिया है 1 जूल्स, और तुमने आंसर दिया है 4 जूल्स। चलो एक और तुम्हारे मैचिंग का आ गया, विशाली ने आंसर दिया है 4 जूल्स। भाई इतना टाइम लोगे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हाँ भैया HC बिल्कुल सही। भाई इतना टाइम लेने लग गए फिर तो हो गया काम, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी टाइम लोगे तो। आप सही है शशांक। चलो भाई, तो मेजोरिटी बच्चों का आंसर 5 जूल्स ही आ रहा है, तो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट। देखते हैं, मेजोरिटी बच्चों ने आंसर 5 ही दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आप सब देखना सही लिखा है या नहीं लिखा। भैया मैं 2 को 1 से माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 i कैप। 2 को -1 माइनस से मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 3 j कैप। फिर 0 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा -2 k कैप। क्या सबका डिस्प्लेसमेंट इतना ही आ रहा था? Yes, sir. यस सर। कुछ बच्चों ने शायद से गलती करी होगी, 2 और 1 को जब उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया होगा तो यहाँ पे 1 लिख दिया होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, जब 2 को -1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब 2 माइनस -1 से करूंगा तो भैया वो +1 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दे लेना। सर मेरी एफ नेट में गलती है। एफ नेट में गलती है, चलो तो एफ नेट देख लेते हैं। एफ नेट भैया मैंने इन तीनों को ऐड किया तो 2, 1 और 3, 6 i कैप -3 +1 +1, तो -1 j कैप। 2 -2 उड़ गया, बचा क्या हमारे पास, -1 k कैप। अब क्या करते हैं,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो भैया हमारा वर्क डन क्या आ रहा है? हमारा वर्क डन आ रहा है 6 माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो गया 8, 8 माइनस 3, भैया आंसर आना चाहिए 5 जूल्स। तो 5 जूल्स करेक्ट आंसर है। विकास चेक करो, यशवीर, यशिका, यस सर। ठीक है, जतिल, Yes, sir. चलो डन। बढ़ चलूं भाई आगे? Yes, sir. चलो लेट्स Yes, sir. प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड। यार अब देखो, मैंने आपको बताया हमारे पास है ना वर्क डन का जो ये फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला तो आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट फोर्स हो, लेकिन जरूरी नहीं है हमारे पास फोर्स हमेशा कांस्टेंट हो, हमारे पास वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है। तो अब उसके लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हमारा जो फोर्स है वो दो चीजों के हिसाब से चेंज हो सकता है, दो चीजों के हिसाब से डिपेंड कर सकता है। सबसे पहला केस कि भैया हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, मेरे को बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट फोर्स है कि भैया फोर्स की वैल्यू फिक्स है 10, वो कभी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन अगर मैं लिख दूं F इक्वल्स टू 10x, अब बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो फोर्स की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लूंगा तो फोर्स की वैल्यू 10। तो मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा मेरे फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. यस तो सर। इस केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज का ध्यान दो। इस केस में आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखोगे, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, आप सब नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये सब बेसिक चीजें इंटीग्रेशन आपको आता होगा। फोर्स का एक्स कंपोनेंट इनटू dx, और यहां पे लिमिट लगा दूंगा फ्रॉम x1 से लेके x2 तक, प्लस फोर्स का y कंपोनेंट इनटू dy, लिमिट लगा देंगे y1 से लेके y2 तक, मतलब इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक, और लास्ट फोर्स का z कंपोनेंट इनटू dz, लिमिट लगा देंगे z की इनिशियल पोजीशन से लेके z की फाइनल पोजीशन तक। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. यस सर। पहले यहां तक नोट डाउन करो, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है फिर उसको देखेंगे। डन सर। क्या बात है भैया, छापने में बिल्कुल माहिर हो रहे हो। चलो तो एक एग्जांपल से लेते हैं, रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं पता नहीं क्या आंसर होगा। भैया मैंने लिख लिया कि सपोज फोर्स है मेरे पास 2x i कैप प्लस 3y j कैप। मतलब इधर आप देखो हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x डायरेक्शन में है 2x, एक y डायरेक्शन में कितना है 3y। मैंने कहा कि भैया पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी एक पोजीशन से, कितने पोजीशन से मूव कर रहा है? सपोज ले लो 2i कैप प्लस 3j कैप से वो मूव कर रहा है कहीं ना कहीं 4i कैप प्लस 5j कैप तक। चेक करो यहां तक समझ में आया जो मैं क्वेश्चन अभी तुम्हें बोल रहा हूं? Yes, sir. तो Yes, आप sir. सबसे पहले तो ये बताओ ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? वेरिएबल। तो मतलब हमें इंटीग्रेशन यूज करना है, पहली बात खत्म, ये हमें इंटीग्रेशन तो यूज करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, बहुत जल्दी में होते हैं सॉल्व करने में, तो वो क्या करते हैं फटाक से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ओहो डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 माइनस 2 2i कैप 5 माइनस 3 प्लस 2j कैप। तो बता दूं ये गलत है। क्यों गलत है? क्या मैंने इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला? नो सर। इधर क्यों कैलकुलेट कर लिया? तो ये हम स्टेप नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 2x इंटू dx। अब चेक करो x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है। इनिशियल पोजीशन है 2 और फाइनल पोजीशन क्या है 4, प्लस 3y इंटू dy। अब चेक करो y की पोजीशन कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 3 से लेके 5 तक चेंज हो रही है।
अगर अब मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोलूं तो क्या आप सॉल्व करके दे दोगे सारे के सारे, यस सर। या कोई ऐसा भी है आप में से जिसको ये इंटीग्रेशन नहीं आता? अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज मेरे को बोल देना, मैं वो भी समझा दूंगा। सर एक बार करवा दो। ठीक है प्रकुल। प्रकुल याद रखो यार, इंटीग्रेशन है ना, हम जनरली बस अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में फिलहाल के लिए हम 3 रूल से काम चला लेंगे। कौन कौन से 3 रूल से काम चला लेंगे? रूल 1, अगर मैं लिख रहा हूं एक्स एन इंटू डी एक्स, मतलब यहां पे एक्स भी है और मैं इंटीग्रेट भी किसके टर्म्स में कर रहा हूं? एक्स के dx टर्म्स में कर रहा हूं। तो प्रकुल सबसे पहला काम क्या करना है? इंटीग्रेशन में हमेशा पावर में n 1 plus ऐड 1 करना है। over n plus 1। बस। अबे पता तो था तुम्हें, मजे ले रहे थे क्या मेरे? नो सर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकुल, अगर मैं लिख रहा हूं 6x² इंटू डी एक्स, तो बताओ प्रकुल इसका इंटीग्रेशन क्या लिखूं मैं? सर 2x क्यूब। तो यहां पे मैं लिखूंगा 6 इंटू x³ बाय 3, तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, 2x³। फटाक से, क्या बात है। रूल 2, रूल 2 भैया, अगर मैं कह रहा हूं कोई कांस्टेंट है इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाता है सी एक्स प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स आते हैं, लेकिन अभी मैं वो कांस्टेंट लिख नहीं रहा हूं। आप नॉन मेडिकल, आपको सबको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, सपोज मैं कह रहा हूं 10 इंटू ले लो डी वाई, तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या लिखूं मैं? 10y। 10y। बहुत बढ़िया। और बस लास्ट रूल जो हमारा काम चल जाएगा, लास्ट रूल भाई सीधा सीधा, अगर मैं कह रहा हूं एक्स एन इंटू डी एक्स, लेकिन अब की बार मैं लिमिट्स भी लगा रहा हूं, तो मेरे को बताओ अब की बार मैं क्या लिखूं? सर ये बता दो, ये नहीं पता। ये नहीं पता, तो एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पे लिमिट लगा दूंगा x1 से लेके x2 तक। जहां पे ये लिमिट आपको पता ही होगा, ये कहलाती है अपर लिमिट, और ये वाली लिमिट क्या कहलाती है हमारी? लोअर लोअर लिमिट। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, और हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। जैसे एक सीधे सीधे एग्जांपल से समझ में लेते हैं, नहीं तो बिगर एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। सपोज मैं कह रहा हूं 3x² ले रहा हूं इंटू डी एक्स, लिमिट ले रहा हूं मैं 1 से लेके 4 तक, तो बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू x³ बाय 3, ये कट गया। लिमिट कहां से कहां तक चल रही थी? 1 से लेके 4 तक। अब आपको क्या करना है, x की जगह बस 4 लिखना है, तो 4 लिखा, 4⁻³ माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह अब आप क्या लिखोगे? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब होता है 64, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये? 63। तो भाई आप सब लोग चेक कर लो, सबको ये तीनों रूल्स क्लियर है? यस सर। अगर तीनों रूल्स क्लियर हैं तो क्या ये भी क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। तो क्वेश्चन करो कंप्लीट और मेरे को फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? याद रखना, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होगा, चाहे अपर लिमिट नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे कुछ भी हो। और जैसे मैंने बोला, ये गलती मत कर देना कभी भी कि डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। तो 36 जूल। भाई पता नहीं, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। किसी एक ने दिया है 28, किसी एक ने दिया 24, फिर किसी एक ने दिया 28, और तुम कह रहे हो 36। चलो तो ऐसा करते हैं, पीछे कैलकुलेट करते हैं, आप मेरे को बस वैल्यूज बता देना क्या क्या है। 2x इंटू डी एक्स, लिमिट्स बताना क्या क्या थी? जहां तक मेरे को आ रहा, लिमिट थी 3 से लेके 5 तक, और ये लिमिट थी, चेक ही कर लेता हूँ, 3 से लेके 5 तक, 2 से लेके 4 तक। तो लेट्स कैलकुलेट।
सबसे पहला वाला सॉल्व किया तो ये हो गया 2x² बाय 2, 2 कट गया, लिमिट रखनी है 2 से लेके 4 तक, प्लस इसको सॉल्व किया तो आया 3y² बाय 2, लिमिट रखनी है 3 से लेके 5 तक। तो इधर मैंने x की जगह पहले रखा 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहां पे मैंने 3/2 कॉमन ले लिया, यहां पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सब लोग स्टेप्स चेक करो, सबको स्टेप्स में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 कितना? 12, प्लस 3/2, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 होता है 16, इनको वो किया 8, 3 इंटू 8 24, तो मतलब 12 प्लस 24, तो भैया हमारे पास फाइनल आ रहा है 36 जूल्स। तो मतलब प्रकुल ने इस बार बिल्कुल सही बताया। मेजोरिटी बच्चों का आंसर 28 आया था, सब लोग चेक कर लो मेजोरिटी बच्चों का आंसर 28 कैसे आया। डन सर। डन, बहुत बढ़िया आर्यन। तो लास्ट 1 मिनट और दे रहा हूँ, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, जो आया हुआ क्वेश्चन है एक बार उसको सॉल्व करके देख लो। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन लेंगे, पोल कंडक्ट करूंगा, आंसर देखेंगे। भैया हमें क्वेश्चन में गिवन है F इज इक्वल्स टू 6xi कैप प्लस 2yj कैप। ये एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया है। R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 8j कैप से लेकर R2 वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज 5i कैप माइनस 4j कैप। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स। चलो सब लोग कोशिश करें, कैलकुलेट करें। ऑप्शन थोड़ी देर बाद लिखूंगा, पहले आप ये कंप्लीट करो आराम से। यह सबसे बेस्ट है, ऑप्शंस नहीं लिख रहा। आप सब लोग मेरे को मैसेज में ही आंसर दे भेजो, ताकि मेरे को ये तो पता चलेगा कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, और मैं उस बच्चों को पकड़ूंगा जिनका आंसर नहीं आएगा। भाई ये कौन है ए एन डी एंड? यार या तो अपने रोल नंबर से लॉगिन करना या अपने नाम से लॉगिन करना, कुछ और नहीं चलेगा। तो ये ए एन डी, या तो अपना नाम चेंज करो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर वेटिंग रूम में डालूं। स्नेहा वेरी गुड, आपका आंसर सही है, गुड। भाई अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है।
अरे प्रकुल भाई साहब, आज क्या मूड में हो आप? कैलकुलेशन फिर से चेक करो प्रकुल। टोटल 6 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। 43 की स्ट्रेंथ में। अभय, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही, बढ़िया। भाई लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, सबके आंसर्स आने चाहिए, नहीं तो फिर मैं नाम ले लेके बुलाऊंगा, ध्यान रखना इस चीज का। जल्दी। जैसे अभिषेक सिंह तुम्हारा नहीं आया, अदिति नहीं आया, अजय राणा, अक्षिका, अनिकेत, हरमनजीत, कौशिक, राजवीर, रोहित। ठीक है हेमंत, रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया। चलो अब करते हैं डिस्कस करना स्टार्ट। काफी बच्चों का आंसर सही आया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर गलत चलते जा रहा है। चलो लेट्स सॉल्व इट। भैया हमें निकालना है वर्क डन। हमें साफ दिख रहा है कि ये एक वेरिएबल फोर्स है, तो हमें लिखना पड़ेगा एफ एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन एफ वाई डॉट डी वाई इंटीग्रेशन, और लिमिट्स लगानी पड़ेगी x1 से लेके x2, y1 से लेके y2 तक। तो इसको सॉल्व करते हैं। हेमंत चेक करना, आपको जहां डाउट हो बता देना, प्रकुल आप भी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी यस सर। लिखूं? एफ एक्स की वैल्यू 6x 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 इंटू डी एक्स। मेरे को बताओ हेमंत, आप लिमिट्स कितनी रखूं x1 की और x2 की? प्रकुल आप बताओ, लिमिट्स कितनी रखूं x1 x2 की? सर नीचे 5 ऊपर 3। गलत। R1 इनिशियल पोजीशन है ना, तो मतलब मैंने 3 से स्टार्ट किया है और 5 पे खत्म किया है। ठीक है। यस सर। एफ वाई की वैल्यू 2y इंटू डी वाई। स्टार्ट मैंने 8 से किया है और खत्म मैंने -4 पे किया है। तो शायद से प्रकुल आपने लिमिट्स ही गलत रखी है, इसलिए आंसर आपका गलत आया। चलो लेट्स सॉल्व नहीं इट सर ये फॉर। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6x² बाय 2 प्लस 2y² बाय 2। लिमिट्स 8 से लेके -4 तक, लिमिट्स 3 से लेके 5 तक। इसको सॉल्व किया, कटा 3, 3 को कॉमन लिया, बस इतना लिखूंगा 5² माइनस 3²। यहां पे 2 2 कट गया, तो बस मेरे पास आएगा -4 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 25 माइनस 9 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, -4 का स्क्वायर करूंगा तो भी +16 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 48। तो 48 माइनस 48 कितना आएगा? 0 जूल्स आएगा। भैया चेक कर लो क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आगे समझ सर। आ गया। हेमंत आप भी चेक करके बता दो, आपको भी समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। भाई Done, सबका sir. कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट पैटर्न पे चले। Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया। तो यार अभी हमने कौन सा पैटर्न किया? अभी हमने एक पैटर्न किया जिसमें हमारा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। सर एक अब क्वेश्चन और करा था। एक क्वेश्चन और करा दूं, चलो ठीक है। ये लो भैया, फिर एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, और वो फोर्स की वैल्यू है a प्लस बी एक्स, जहां पे a और b हमारे कांस्टेंट्स हैं। a प्लस बी एक्स, यही बस क्वेश्चन ने बोला हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है कि हमने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया है फ्रॉम x1 से लेकर x2 तक। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। चलो ट्राई करो।
सब कुछ वेरिएबल के टर्म्स में ही आंसर आएगा, बिकॉज कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ए और बी कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट x1 से लेके x2 तक हुआ है, तो सारा आंसर वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा. ट्राई टू कैलकुलेट. सर बी एक्स स्क्र बाई 2 लिमिट x1 x2. एरी आपने इंटीग्रेशन गलत किया है. बी एक्स का इंटीग्रेशन आपने सही किया, लेकिन आप ए को क्यों भूल गए? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन रूल नंबर 2. ax. हाँ, तो थोड़ा सही से इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट रखना, देन विल डिस्कस द आंसर. चलो, तो ऐसा करते हैं, हम साथ साथ सॉल्व करते हैं, देखते हैं. आप सब मैच करना, स्टेप्स में कहीं दिक्कत आ रही हो तो बता देना. भैया हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट्स x1 से लेके x2, लिमिट्स x1 से लेके x2. क्योंकि हमें क्वेश्चन ने साफ बोल रखा कि हमने डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कराया है, मतलब दोनों को x में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कांस्टेंट इंटू dx कितना आ जाएगा? ax, लिमिट रहेगी x1 से लेके x2 तक. दूसरे वाले को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा bx² 2, लिमिट रहेगी x1 से लेके x2 तक. क्या यहां तक सबका सेम आ रहा था? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, बहुत बढ़िया. अब क्या करते हैं, बस लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं. ए कॉमन ले लो, तो मेरे पास आएगा इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. स्नेहा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड. फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस b/2 को कॉमन ले लो, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि वो उससे डायग्राम पे ना जाए. तो ये आ गया हमारा ax2 माइनस ax1 प्लस b/2 मैंने कॉमन लिया, x की जगह रखूंगा x2 होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर. यहां तक भी सबके स्टेप सेम आ रहे थे? Yes, sir. तो फिर भैया कहाँ गलती कर रहे थे? अब भैया अंदर, अब तुम देखो, अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन रही है. तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे एक्सपेंड करके यहीं तक आंसर छोड़ दो, बाकी जैसा आपका मन करे आप वैसे एक्सपेंड करके लिख दो आंसर. जो लोग आइडेंटिटी लगा के इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं वो उनका मन, जो डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज द फाइनल आंसर, ax2 या a इंटू x2 माइनस x1. इस तरीके से मैं बता देता हूं कुछ बुक्स में मतलब फाइनल आंसर कैसे गिवन था, मैं आपको ये भी बता देता हूं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें से भी कॉमन लेने की कोशिश करी है. कैसे कॉमन लेने की कोशिश करी है? भाई मैं इस वाले को ऐसे ही तो लिख सकता हूं, a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b/2, आइडेंटिटी लगा दो, x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1. मेरे को बताओ, आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप? x2 x2 minus x1. x1. वेरी गुड. तो इनमें से x2 माइनस x1 आप कॉमन ले लो. तो आपने x2 माइनस x1 कॉमन ले लिया, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b/2 इंटू x2 प्लस x1. ये फाइनल ऑप्शन में गिवन था. भाई जिन जिनको
डाउट हो पूछ लो। डन डन डन, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं नेक्स्ट पैटर्न पे कूद जाऊं। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पैटर्न। भाई मैंने आपको बोला एक था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब बात आएगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब हमारा फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसको आप डायरेक्टली समझने के लिए एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करो, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम्पल है, सपोज क्वेश्चन ने कहा कि भैया हमें ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 1 kg, और ये ऑब्जेक्ट को हम एक फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम डिस्प्लेस करा रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है 1/3 t³ तो आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। भाई सब लोग जिंदा हो? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। चलो Yes. डन। तो भैया मास 1 kg, x इक्वल्स टू 1/3 t³। याद रखना ये मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके एक बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 1। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, चेक करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उससे रोक देना कि सर भैया बस वापस बता दो। मास गिवन है, फोर्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। तो भैया हमें क्या करना है? मास तो गिवन है क्वेश्चन में 1 किलोग्राम, मेरे को किसी तरीके से एक्सीलरेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे वेलोसिटी। भैया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी कैलकुलस फॉर्म में? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट करके मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. भैया जिसको डिफरेंशिएशन ना आता हो वो भी बोल देना, डिफरेंशिएशन समझा दूंगा। तो हमारे पास हो जाएगा 3t² / 3, 3 कट गया, वेलोसिटी आ गया t²। क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? Sir, कर रहा है. वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा या एक्सेलरेटेड मोशन होगा? Sir, accelerated. एक्सेलरेटेड मोशन होगा। सपोज वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं होती तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, तो उस केस में हम एक्सेलरेशन कितनी लेते? 0 ले लेते। लेकिन इधर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। तो जरा इसको फिर से डिफरेंशिएट करके बताओ एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? Sir, 2t. वेरी गुड विशाली, 2t आ गया। तो भैया अब हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास है 1, एक्सीलरेशन है 2t, मेरे पास फोर्स आ गया 2t। अब वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, मतलब f इंटू एक्स। तो क्या करो सीधे सीधा, इधर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा। फोर्स का फॉर्मूला कितना है? 2t इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1/3. 1/3 t³। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया। इंटू dt या फिर आप ऐसा करो, एक चीज मैं आपको दूसरे मेथड समझा देता हूं, आपको वो ज्यादा अच्छा क्लियर में समझ में आ जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट है। यहां तक तो हमने पढ़ लिया ना अभी? हाँ या ना? Yes, sir. आप क्या करो, dt से ही डिवाइड कर दो, dt से ही मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको ज्यादा इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो मेरे को बताओ dx/dt क्या बन जाएगा? T square. है dx/dt। Velocity. dx/dt Velocity. बनेगा वेलोसिटी। तो जब भी आपका फोर्स टाइम पे डिपेंड करे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। आई रिपीट, यहां लिख देता हूं, जब भी भैया हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे तो हम f डॉट dx लिखेंगे। जब भी हमारा फोर्स टाइम पे डिपेंड करे, टाइम फंक्शन हो, तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे f इंटू वी इंटू dt। क्या यहां तक समझ में आ गया है? Yes, sir. तो भैया आप पीछे भी यही चीज यूज कर लो। तो मैं इधर वर्क डन लिखूंगा, फोर्स, फोर्स है 2t इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है? t² इंटू dt। टाइम की लिमिट्स कहां से कहां तक रखूंगा? 0 से लेके 1 1. तक। तो भैया मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये 2t³ का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखनी है 0 से 1 के साथ। इसको पूरे को कैलकुलेट करो, इंटीग्रेट करो, और मेरे को फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? चलो कैलकुलेट करो।
कर दोगे ना इतना तो कैलकुलेट? यस सर। चलो डन। तो सर हाफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 1/2। आएगा 2 इंटू टी टू द पावर 4/4, ये कट गया, 2 बचा, 1/2 कॉमन ले लिया, टी टू द पावर 4 पे लिमिट्स लगानी है 0 से लेके 1 तक। जब भी लोअर लिमिट 0 हो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। आई रिपीट, जब भी लोअर लिमिट 0 हो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 टू द पावर 4 तो हमारे पास आएगा हाफ, हाफ का मतलब कितना हो गया ये 0.5। 0.5। क्या समझ में आ गई चीजें? यस सर। Yes, sir. Done. बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्टली, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0.5 जूल्स। तो एक बार चेक कर लो, मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी पूरा पढ़ा दिया, मैंने वर्क डन बाय दी वेरिएबल फोर्स भी पढ़ा दिया। उसमें मैंने आपको दोनों केसेस करा दिए, डिस्प्लेसमेंट वाला भी टाइम वाला भी। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे तो एफ डॉट डी एक्स, टाइम पे डिपेंड करे तो एफ डॉट वी इंटू डी टी, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, आज के लिए इतना ही। नो सर। No, sir. भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके, तो टाटास, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। Thank you. Thank you, sir. ओके यार, बाय बाय, Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट।